हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के बारे में। यदि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। यहां से आपको भारतीय संविधान का पिछला वीडियो मिल जाएगा। हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के बारे में। इसमें लिखा है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों की संयुक्त बैठक। किन मामलों में? ऐसे मामलों में जहां पर दोनों ही सदनों में यदि कुछ विवाद है। विवाद का मतलब अब दोनों सदनों में कोई विवाद तो होगा नहीं। विवाद क्यों होगा? विवाद होगा किसी विधेयक को लेकर के, किसी बिल को लेकर के। और विधेयक को लेकर के यदि कोई विवाद होता है तो ऐसे समय में राष्ट्रपति जो है एक बैठक आयोजित करता है, संयुक्त बैठक आयोजित करता है। यानी कि लोकसभा और लोकसभा से कोई विधेयक पारित करके राज्यसभा में भेजा गया, राज्यसभा में उसकी असहमति हुई, राज्यसभा ने उसको पारित नहीं किया, तब ऐसे समय में क्या होगा कि राष्ट्रपति जो है एक संयुक्त बैठक को बुलाएगा, दोनों को भेले करके बुला लेगा। यदि राज्यसभा में कोई बिल पारित हुआ है और उसको लोकसभा में भेजा गया है और लोकसभा में उसकी असहमति हुई है, तब ऐसे समय में राष्ट्रपति दोनों की संयुक्त बैठक को बुला लेगा। दोनों की संयुक्त बैठक में उसमें बहस होगी, इसके बाद मतदान होगा और मतदान के पश्चात जो भी निर्णय आएगा वो सर्वमान्य होगा। यानी कि संयुक्त बैठक में निर्णय ले लिया जाएगा उसके संबंध में। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है, ऐसी कौन कौन सी बैठकें हैं जिनमें जो है संयुक्त अधिवेशन नहीं लाया जा सकता। यानी ऐसे कौन कौन से विधेयक हैं जिन विधेयकों के ऊपर जो है अलग अलग चर्चा ही हो सकती है, उनका संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता, संयुक्त बैठक उनकी नहीं हो सकती। तो ऐसे 3 विधेयक हैं। एक तो है धन विधेयक। धन विधेयक केवल लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में तो खाली एक विचार के लिए भेज दिया जाता है। यदि वो अपना विचार प्रस्तुत नहीं भी करते हैं 14 दिन के अंदर अंदर, तो ऐसे समय में लोकसभा के द्वारा उस बिल को पारित कर दिया जाता है, वो है धन विधेयक। इसके अलावा में एक विधेयक है संविधान संशोधन विधेयक। यदि कोई विधेयक संविधान में संशोधन के लिए लाया गया है तो ऐसे समय में भी उसकी संयुक्त बैठक नहीं होगी, अलग अलग ही दोनों की बैठक होगी। इसके अलावा में महाअभियोग। यदि मान लो कि राष्ट्रपति के विरुद्ध कोई महाअभियोग लाया गया है तो ऐसे समय में भी राज्यसभा में वो अलग पारित होगा और लोकसभा में वो अलग पारित होगा, उनकी संयुक्त बैठक नहीं होगी। अब आपको एक कारण और बता दूं कि संयुक्त बैठक दोनों की क्यों नहीं होगी। इन मामलों में, धन विधेयक में और संविधान संशोधन विधेयक में या महाअभियोग में जो राष्ट्रपति के विरुद्ध लाया गया है, इसमें संयुक्त बैठक क्यों नहीं होगी? तो इसके संबंध में मैं आपको बता दूं, सीधी सीधी लैंग्वेज में यदि हम इसकी गणना करें तो लोकसभा जो है ज़्यादा पावरफुल होती है। अब लोकसभा यदि चाहे जो कर दे, तो यदि संविधान में संशोधन करके जो अभी अपना संविधान जो है गणतंत्रात्मक है, इसको राजतंत्र वाला बना दिया या भारत का नाम ही बदल दिया या कुछ भी करना है, तो लोकसभा पावरफुल है ना। लोकसभा पावरफुल क्यों है? तो यदि हम देखें तो मैंने अभी कहा ना कि संयुक्त बैठक में जो है मतदान के माध्यम से निर्णय ले लिया जाएगा। तो आप इस बात को समझें कि लोकसभा में कितने सांसद होते हैं, यानी लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं। लोकसभा में बैठे हैं 545 और राज्यसभा में कितने बैठे हैं? राज्यसभा में बैठे हैं 245। अब 245 और 245 और 545 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 790। अब 790 में से बहुमत कितने पे आ जाएगा? बहुमत आ जाएगा 395 प्लस 1, यानी कि 396 पे। अब 396 लोग यदि 396 सदस्य जो कह देंगे वो सही है। अब आप देखें तो 545 जो सदस्य हैं वो तो लोकसभा के पास ही हैं, तो लोकसभा के पास बहुमत ज़्यादा है और लोकसभा के पास बहुमत ज़्यादा है तो वह किसी भी विधेयक को बहुत आसानी से पारित करवा सकता है। यानी कि लोकसभा में पावर ज़्यादा है। राज्यसभा ने कहा, कोई विधेयक राज्यसभा लेकर के आई, राज्यसभा में पारित हो गया, वो लोकसभा में भेज दिया गया। अब लोकसभा कहे कि नहीं साहब हमको पारित नहीं करना,
तो लोकसभा यदि ऐसा कहे और राष्ट्रपति जो है उस पर संयुक्त अधिवेशन ले भी आए और संयुक्त बैठक हो भी जाए और उसमें मतदान हो भी जाए, तो इसके बाद भी लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है। क्यों? क्योंकि लोकसभा के पास सदस्य भी ज़्यादा हैं। एक तो ये वाली बात हो गई। लेकिन यदि लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के मतदान करते भी हैं, अब आप एक चीज़ और समझ लें कि लोकसभा और राज्यसभा की जब संयुक्त बैठक होगी तो उसका प्रधान कौन होगा? बताइए आप। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का जो प्रधान होता है वो सभापति है और लोकसभा का जो प्रधान है वो लोकसभा अध्यक्ष है। अब दोनों की संयुक्त बैठक हो गई तो भैया उसका प्रधान कौन बनेगा? तो उसका प्रधान बनेगा लोकसभा का अध्यक्ष, यानी कि उस बैठक की अध्यक्षता, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अब मान लेते हैं, अब एक बात पहले मैंने समझाया था ना इस बारे में कि यदि दोनों के समान मत आते हैं, यानी कि इस पार्टी ने भी मतलब किसी विधेयक पर दोनों के समान मत आते हैं, और तो ऐसे समय में निर्णायक मत देने का अधिकार कौन का होता है? तो निर्णायक मत देने का अधिकार होता है जो मेन आदमी है, जो मुखिया आदमी, उसका होगा। अब यहाँ पर मुखिया कौन हो गया? लोकसभा अध्यक्ष। अब लोकसभा अध्यक्ष कहाँ पर वोट डालेगा? मतलब लोकसभा अध्यक्ष तो यही कहेगा ना भैया मैं तो लोकसभा के साथ हूँ। तो ऐसे समय में लोकसभा का पावर बहुत ज़्यादा होता है, और लोकसभा का पावर यदि ज़्यादा है तब ऐसे समय में वो कुछ भी काम करवा सकता है। धन विधेयक तो उसकी सहमति से ही पारित होते हैं। इसके अलावा में यदि संविधान में संशोधन करना है तो वो भी आराम से पारित हो जाए उनका। तो लोकसभा कह दे कि नहीं साहब हमको तो जो है राज्यसभा, मतलब इस गणतंत्रात्मक देश नहीं चाहिए, हम तो राजतंत्र के हिसाब से ही चलेंगे, हमारा ही अधिकार। तब ऐसे समय में तो सीधी सीधी लैंग्वेज में संविधान में ये कह दिया गया कि संशोधन मतलब किसी भी प्रकार का यदि विधेयक लाया गया है और वो संविधान के संबंध में है, संविधान में संशोधन किए जाने में है, तो राज्यसभा उसको अलग पारित करेगी और लोकसभा उसको अलग पारित करेगी। अब लोकसभा के मन में यदि ये चढ़ गया कि यार ये राष्ट्रपति अच्छा नहीं है, तो लोकसभा तो संयुक्त बैठक बुला लो, संयुक्त बैठक में मतदान करके राष्ट्रपति को ही हटवा दे, वो तो महाभियोग लगा करके। तो महाभियोग के मामले में भी राज्यसभा अलग विधेयक, उस विधेयक को पारित करेगी और उसी विधेयक को पारित करने के लिए लोकसभा में वो अलग से जाएगा। यानी कि एक विधेयक जो महाभियोग है राष्ट्रपति के विरुद्ध, वो लोकसभा में अलग पारित करना पड़ेगा और राज्यसभा में अलग पारित करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो लोकसभा के पास पावर ज़्यादा होते हैं, इसलिए कुछ विधेयक ऐसे हैं जिन्हें संयुक्त बैठक में नहीं लाया जाता है और उनको अलग अलग ही पारित करना होता है। इनके अलावा में जितने भी विधेयक हैं वो जो है संयुक्त बैठक में लाए जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और अपन समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए कि लोकसभा में और राज्यसभा में किसी विधेयक को लेकर के असहमति है, अब संयुक्त बैठक बुलानी है, तो संयुक्त बैठक कहाँ पर बुलाएंगे? राज्यसभा में या फिर लोकसभा में? लोकसभा में बुला लो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 545 सदस्य हैं, तो ये 245 के बैठने की भी जगह हो जाएगी, पास पास में बैठ जाएंगे। ठीक है? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखो, लोकसभा में भी नहीं बिठाया जाएगा उनको। संयुक्त बैठक यदि हो रही है तो दोनों सदनों के सदस्यों को बिठाना है, राज्यसभा को भी बिठाना, राज्यसभा के सदस्यों को भी बिठाना है और लोकसभा के सदस्यों को भी बिठाना है। तो भैया कहाँ पे बैठेंगे? यानी कि संयुक्त बैठक लोकसभा में आयोजित की जाए या राज्यसभा में आयोजित की जाए। राज्यसभा में तो जगह कम है ना बैठने की। क्यों? क्योंकि वहाँ तो 245 बैठने की जगह, तो इधर बिठा लो पास पास में। नहीं, ऐसा नहीं होता। फिर कैसा होगा? फिर होगा ये कि यदि राष्ट्रपति संयुक्त बैठक आयोजित करता है तो वो कहाँ पर आयोजित की जाएगी? तो वो तो ना तो लोकसभा में आयोजित की जाएगी और ना ही उसे राज्यसभा में आयोजित किया जाएगा। फिर क्या होगा? फिर उसको सेंट्रल हॉल में उसका आयोजन होगा। सेंट्रल हॉल में सभी लोगों को बैठने की पर्याप्त व्यवस्था है, इसलिए उस बैठक को, यानी कि जो संयुक्त बैठक की जा रही है, वो सेंट्रल हॉल में की जाएगी। तो इस प्रकार से हमने क्या समझा संयुक्त बैठक के बारे में कि वो किस प्रकार से बैठक की जाएगी। अभी तक कितने संयुक्त बैठक हो चुकी हैं? तो मैं बता दूं कि अभी तक मात्र 4 संयुक्त बैठक हो चुकी हैं। 4 संयुक्त बैठक हो चुकी हैं। मतलब किस प्रकार से, मैं आपको बता दूं, संयुक्त बैठक के मामले में जो विधेयक लाए गए थे, कौन कौन से विधेयक लाए गए थे?
एक लाया गया था दहेज उन्मूलन अधिनियम 1961। 1961 में एक दहेज उन्मूलन अधिनियम लाया गया था। इस पर मतलब राज्यसभा और लोकसभा की सहमति नहीं बनी थी, इसलिए इसकी संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया था और संयुक्त बैठक में उसको पारित कर दिया गया था बहुमत के माध्यम से। लोकसभा का बहुमत था उसमें। इसका मतलब यह है कि लोकसभा के द्वारा ही उसको लाया गया होगा, ऐसा अंदाज अपन लगा लो। अब एक बात और है, दूसरी बैठक कब हुई थी? दूसरी संयुक्त बैठक हुई थी बैंकिंग सुधार अधिनियम 1978 में और इसको भी बहुमत से पारित कर दिया गया था। तीसरी बैठक हुई थी पोटा अधिनियम 2001 में। 2002 में इसको लागू कर दिया गया था, पर पोटा अधिनियम लाने के लिए विधेयक जो था लाया गया था और इसको पारित कर दिया गया था बैठक में, संयुक्त बैठक में। ये भी पारित हो गया था। ये 3 ऐसी बैठकें हुई थी, 3 ऐसे विधेयक लाए गए थे जिनको कानून बना दिया गया, जो अधिनियम बन चुके हैं। लेकिन मैं एक चीज और बताऊं आपको कि एक बैठक संयुक्त और हुई थी। कौन सी वाली हुई थी? एक संयुक्त बैठक हुई थी महिला अधिनियम 2008 के लिए, लेकिन ये जो है इसको कानून नहीं बनाया जा सका, ये विधेयक ही रह गया और ये विधेयक फेल हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो है संयुक्त बैठक में इसको बहुमत नहीं मिला, इसलिए इस बैठक को जो है खारिज कर दिया गया। तो 2008 का जो महिला अधिनियम है उसको लागू नहीं कर पाए, वो विधेयक ही रहेगा। तो इस प्रकार से देखें तो पूरे भारत में अभी तक यानी कि संविधान के लागू होने के पश्चात 4 ऐसे बैठकें हुई हैं जिन्हें हम कहें कि संयुक्त बैठक हुई है। अब संयुक्त बैठक के बारे में यदि हमने इतना अध्ययन कर लिया है तो एक बार हम ये भी पढ़ लेते हैं कि इसमें लिखा क्या गया है, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक की जो बात कही गई है उसमें कानूनी लैंग्वेज में संविधान में क्या लिख दिया गया है उसको हम पढ़ लेते हैं। समझ तो हमने पूरा लिया है, क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, किस प्रकार से क्या होता है, सब समझ लिया। अब हम उसको एक बार पढ़ रहे हैं खाली क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अब कुछ दशाओं में लिख दिया उन्होंने कि कुछ दशाओं में ही संयुक्त बैठक होगी, बाकी किन मामलों में नहीं होगी वो मैंने आपको समझा ही दिया। तो पहली दशा जो है, यदि विधेयक के एक सदन द्वारा पारित किए जाने पर दूसरे सदन के द्वारा प्रेषित किए जाने के पश्चात दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकार कर देता है, तब होगी संयुक्त बैठक। ये मैंने आपको बता ही दिया। दूसरी बात यह है कि विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हैं, यानी कि कुछ संशोधन के लिए कहा गया था भैया इसमें संशोधन कर लो, लेकिन संशोधन पर सहमति नहीं बन सकी, तब ऐसे समय में भी उनकी जो है संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाएगा। ये 2 बात हो गई। पहली तो क्या है, यदि अस्वीकार कर दिया गया तो। दूसरी ये कि संशोधन किए जाने थे और उस संशोधन पे सहमति नहीं बन पाई तो। तीसरा ये है कि कोई विधेयक पारित किया गया किसी सदन के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा या लोकसभा के द्वारा, और उसको दूसरे सदन में भेज दिया गया। अब दूसरे सदन में उसको 6 माह से अधिक हो गए हैं और उस पर कोई विचार ही नहीं किया जा रहा है दूसरे सदन के द्वारा, तब ऐसे समय में राष्ट्रपति जो है उस विधेयक को लेकर के संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, संयुक्त बैठक बुला सकता है। लिखा हुआ है उसमें क्या कि दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 माह से अधिक बीत गए हैं, तो उस दशा के सिवाय जिसमें लोकसभा विघटित होने के कारण विधेयक व्यवगत हो गया है, यानी लोकसभा विघटित हो गई और लोकसभा विघटित हो जाने के बाद जो है विधेयक भी जो है समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि वो विधेयक जो है लोकसभा के द्वारा ही लाया गया था। अब लोकसभा के द्वारा वो विधेयक लाया गया था तो लोकसभा ने उसको जो है लोकसभा विघटित हो गई, लोकसभा भंग हो गई, तो ऐसे समय में वो विधेयक भी भंग हो गया। उसके सिवाय यहाँ पर लिख दिया गया क्या कि ऐसी बैठक का आयोजन जो है संयुक्त बैठक का किया जाएगा जिसमें 6 माह से अधिक हो गए हैं, परंतु उस खंड की कोई बात धन विधेयक पर लागू नहीं होगी। सीधी लैंग्वेज में लिख दिया गया कि धन विधेयक यदि है तो ऐसे समय में उसको पारित करने का काम जो है अकेले लोकसभा ही कर देगी। तो लोकसभा यदि ऐसा कर देती है तो ऐसे समय में
ऐसे समय में धन विधेयक पर कोई बात लागू होगी ही नहीं, क्योंकि धन विधेयक के जितने भी मामले हैं तो उस मामले में जो है सारा के सारा पावर जो है लोकसभा के पास होता है। तो लोकसभा के पास है, इसलिए धन विधेयक के मामलों में ये चीज लागू नहीं होगी। एक बात ये कह दी। दूसरा ये कि 6 माह की अवधि की जो गणना है वो किस प्रकार से की जाएगी। तो 6 माह की अवधि की गणना करने में जो खंड 1 में निर्दिष्ट है, किसी ऐसी अवधि का हिसाब नहीं लिया जाएगा जिसमें उक्त खंड के उपखंड ग में निर्दिष्ट सदन सत्रावशित या निरंतर 4 दिन से अधिक के लिए स्थगित कर दिया गया है, या उसका सत्रावसान हो गया है तो 6 महीने की गणना नहीं की जाएगी, या 4 दिन से अधिक के लिए वो स्थगित कर दिया गया है तो फिर इसमें भी 6 माह तक की गणना नहीं की जाएगी। पॉइंट नंबर 3 बताता है कि यदि राष्ट्रपति ने खंड 1 के अधीन सदनों को संयुक्त बैठक में अधिवेशन होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की सूचना दे दी है तो फिर कोई भी सदन विधेयक पर आगे कार्रवाई नहीं करेगा। यदि राष्ट्रपति ने कह दिया कि भैया संयुक्त बैठक बुलाओ, तो संयुक्त बैठक बुलाने का जैसे ही कहा, जैसे ही सूचना मिली, वैसे ही उस विधेयक पर फिर कोई कार्रवाई नहीं होगी, किंतु राष्ट्रपति अपनी अधिसूचना की तारीख के पश्चात किसी भी समय सदनों की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए संयुक्त बैठक अधिवेशन होने के लिए आहूत कर सकेगा, और यदि वह ऐसा करता है तो तदनुसार अधिवेशन आयोजित किया जाएगा। यानी कि संयुक्त अधिवेशन का जब एक बार बोल दिया तो फिर कोई कार्रवाई उस विधेयक के संबंध में नहीं की जाएगी, फिर तो संयुक्त बैठक ही की जाएगी। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि यदि सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक ऐसे संशोधनों सहित यदि कोई हैं जिनमें संयुक्त बैठक में सहमति हो जाती है तो दोनों सदनों के उपस्थित मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत द्वारा पारित किया जाएगा। बहुमत द्वारा पारित किया जाएगा मतलब 245 तो मिला लो राज्यसभा के और 545 मिला लो लोकसभा के, दोनों मिला करके हो गए 790। अब 790 में जिसका बहुमत ज्यादा होगा, 790 का आधा कितना हो गया 395, तो ये तो हो गया बराबर मत। अब इससे एक अधिक चाहिए, यानी कि 396 जिस पक्ष में वोट डल गए वो मतलब यदि विधेयक के पक्ष में डल गए तो पारित हो जाएगा, और विधेयक के विपक्ष में डल गए तो फिर वो लैप्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें लिखा हुआ है क्या कि कुल संख्या के बहुमत द्वारा पारित हो जाता है। इस संविधान के प्रयोजन के लिए वह यह मान लिया जाएगा कि वह दोनों सदनों के द्वारा पारित कर दिया गया है, यानी कि फिर दोनों सदनों के माध्यम से उसको पारित किया हुआ मान लिया जाएगा। परंतु संयुक्त बैठक में एक चीज और लिख दी गई, बहुत सारी बातें लिख दी गई। अब ये बहुत क्या बड़ा चैप्टर है थोड़ा सा, तो इसको हम पढ़ें समझें तो थोड़ा सा समझेंगे। समझ तो लिया ही है, पढ़ ही रहे हैं खाली अपन तो परंतु संयुक्त बैठक में यदि विधेयक एक सदन में पारित किए जाने पर दूसरे सदन द्वारा संशोधन सहित या रहित पारित नहीं कर दिया जाता है और उस सदन में जिसका आरंभ हुआ है लौटा नहीं दिया जाता है, और ऐसे संशोधन से भिन्न जो विधेयक में पारित होने के लिए देरी के कारण आवश्यक हो गए हैं, विधेयक में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। अब ऐसे तो समझ में ही नहीं आया, तो मैं इसको समझा दूं। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें सीधी सीधी लैंग्वेज में ये लिख दिया गया है क्या कि भैया कोई विधेयक भेजा गया, मतलब पारित कर दिया गया लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा में उसको भेजा, राज्यसभा ने उसको 6 महीने तक लटका दिया, 6 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं की। तब ऐसे समय में फिर राज्यसभा ये कहे कि साहब वो तो आप एक काम करते हैं, हम तो कुछ इसमें संशोधन कर देते हैं और भेज देते हैं, तो नहीं भैया। क्यों? क्योंकि 6 महीने की अवधि व्यतीत हो गई, अब तो संयुक्त बैठक होगी उसकी राष्ट्रपति के अनुसार। तो ऐसे समय में अब फिर कोई संशोधन उस सदन के द्वारा नहीं किया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे संशोधन है जो करना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि समय व्यतीत हो गया ना, तो समय के साथ उनमें परिवर्तन आवश्यक हो गया, तो उनको तो करना ही पड़ेगा। जैसे तारीख का संशोधन करना पड़ेगा कि अब उस समय क्या तारीख थी, आज क्या तारीख है, उसमें तो परिवर्तन होगा क्योंकि 6 महीने होगा इस बात को। तो ऐसे कुछ ऐसे संशोधन जो समय बीत जाने के कारण आवश्यक हो गए, उनको छोड़ करके बाकी कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। एक बात तो ये लिख दी गई। दूसरी ये लिख दी गई कि यदि विधेयक इस प्रकार पारित कर दिया गया है और लौटा दिया गया है तो विधेयक में केवल पूर्वोक्त संशोधन और ऐसे अन्य संशोधन
जो उन विषयों के लिए सुसंगत हैं जिन पर सदनों की सहमति नहीं हुई है प्रस्तापित किए जाएंगे। यानी संशोधन उसमें कर दिए जाएंगे जो पूर्व वाले संशोधन है, और ऐसे संशोधन जो आवश्यक संशोधन है वो कर दिए जाएंगे, लेकिन बाकी संशोधन नहीं किए जाएंगे यदि समय पूरा हो गया है या समय व्यतीत हो गया है। अब 5वां पॉइंट, इसमें एक और चीज लिख दी गई कि और पीठासीन व्यक्ति इस बारे में विनिश्चय, अपना अंतिम विनिश्चय देगा। यानी कि पीठासीन अधिकारी कौन होगा भैया? संयुक्त बैठक का पीठासीन अधिकारी तो कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसका जो निर्णय है वही अंतिम निर्णय माना जाएगा। ऐसे समय में यदि दोनों में बराबर मत डले हैं या दोनों में इस प्रकार का विवाद है तो फिर जो लोकसभा अध्यक्ष कह देगा वो मान लिया जाएगा। पीठासीन अधिकारी लिखा है ना, और पीठासीन व्यक्ति इस बारे में विनिश्चय अंतिम होगा कि कौन से संशोधन इस खंड के अधीन ग्राह्य किए जाएंगे, यानी कौन कौन से संशोधन लिए जाएंगे, कौन कौन से संशोधन नहीं लिए जाएंगे, ये पीठासीन अधिकारी बताएगा। 5वां और महत्वपूर्ण पॉइंट और समझ लें, और ये अंतिम भी है। सदनों की संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के लिए अपनी आशय की राष्ट्रपति की सूचना के पश्चात लोकसभा यदि विघटित हो भी जाए तो इस अनुच्छेद के अधीन संयुक्त बैठक हो सकेगी और उसमें उस विधेयक को विधेयक पारित हो सकेगा। तो इसको एक चीज और समझ लें, मतलब किस प्रकार से लिख दिया गया। अब ये तो लिखने की भाषा समझ में नहीं आती, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि लोकसभा में कोई विधेयक पारित किया गया, उसको राज्यसभा में भेज दिया गया, राज्यसभा ने उसमें 6 महीने लगा दिए, और इधर लोकसभा भंग हो गई, और राष्ट्रपति ने लोकसभा भंग होने के जस्ट पहले ही ये कह दिया गया, मतलब राष्ट्रपति ने ये कहा कि भैया इसका संयुक्त अधिवेशन लाया जाएगा। लेकिन कब कहा ये तब कहा जब लोकसभा भंग नहीं हुई थी, और कहने के बाद यदि लोकसभा भंग हो भी जाती है तो भी संयुक्त बैठक होगी, और उसमें वही पुरानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेंगे, और फिर विधेयक को पारित करना है नहीं करना है ये बहुमत के आधार पर फैसला किया जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने अध्ययन किया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के बारे में। यदि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ से आपको भारतीय संविधान का अगला वीडियो भी मिलेगा। आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय संविधान के संपूर्ण वीडियो भी यहीं से आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।